हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान का चैप्टर 2 यानी इकाई 2 लेकर आए हैं। तो इकाई फर्स्ट की वीडियो हमने डाली है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इसमें हम इकाई 2 के बारे में पढ़ेंगे, यानी इकाई 2 में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं। इकाई 2 चैप्टर है मृदा तथा फसलें, यानी फसल चक्र, कृषि पद्धतियाँ, उसके उपकरण, कीटनाशक प्रयोग व पर्यावरण पर उसके दुष्प्रभाव, मृदा अपरदन व संरक्षण यानी कृषि विधियाँ। तो इस इकाई में हमें पढ़ना क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है फसल चक्र की जानकारी, कृषि पद्धतियाँ तथा उसके उपकरण, कीटनाशक प्रयोग व पर्यावरण पर उसके दुष्प्रभाव, मृदा अपरदन व संरक्षण। तो आगे देखेंगे हम। आगे है बच्चों, हमारा देश प्रधान एक कृषि प्रधान देश है, यानी जो हमारा देश है वो एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में 70% से अधिक लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। आज देश में कृषि कार्य को व्यवसाय का दर्जा देने की बात हो रही है, यानी कृषि यानी एग्रीकल्चर एक लैटिन शब्द है। एग्री का अर्थ कृषि एवं कल्चर का अर्थ उन्नति या उत्कर्ष करना। कृषि का कार्य मिट्टी से संबंधित है, अतः मिट्टी क्या है आइए इस पर चर्चा कर लें। मिट्टी मृदा पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है जिस पर खेती की जाती है। यह चट्टानों एवं खनिजों के टूटने फूटने एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर एकत्रित होने से बनी होती है। यह तो आप जानते होंगे कि फसलें मिट्टी में ही उगाई जाती हैं और भिन्न भिन्न फसलें भिन्न भिन्न मौसम में बोए जाते हैं। तो फसलों को भिन्न मौसम में अदल बदल कर बोना फसल चक्र कहलाता है, अर्थात किसी निश्चित भूमि पर एक निश्चित अवधि तक फसल अदल बदल कर बोना, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे और अधिक पैदावार हो सके, तो उसे हम फसल चक्र कहते हैं, यानी वो फसल चक्र कहलाता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम फसल चक्र से क्या लाभ होते हैं। चर्चा के माध्यम से फसल चक्र के लाभ को बताया जाना चाहिए। जैसे इससे भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी नहीं आती, अर्थात फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। तो कैसे बनी रहती है चलिए हम देखते हैं। पहला पॉइंट है फसल चक्र के फसलों के रोग व कीटों से बचाया जाता है। फसल चक्र से भूमि विकार उत्पन्न नहीं होता, भूमि की भौतिक दशा में सुधार होता है, जैव पदार्थों का अभाव नहीं होता और खरपतवार का नाश होता है। फसल चक्र से फसलों का उत्पादन बढ़ता है। आगे देखेंगे हम कृषि पद्धति, यानी जो कृषि पद्धतियाँ हैं, विधियाँ तथा उसके उपकरण। तो प्रशिक्षु समझ सकें कि फसल चक्र के फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है। फसल क्या है? अनाज एवं दाल प्राप्ति के लिए जो पौधे उगाए जाते हैं उसे हम फसल कहते हैं, यानी फसल की पैदावार कैसे की जाती है। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। उचित समय पर जुताई बुआई गुड़ाई सिंचाई तथा आवश्यक देखरेख यानी दवाओं का छिड़काव करने से फसल पैदा की जाती है। आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से फसल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्रियाकलाप है, यानी निम्नलिखित तालिका पर फसलों की सूची तैयार कीजिए। ये फसलें कब और कौन से पौधे बोए जाते हैं। जैसे इसमें पहला है खरीफ की फसल, जो कि वर्षा ऋतु में बोई जाती है। अब बोया जाने वाला जो पौधा है वो है आपका धान और बाजरा। तो चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है अच्छी फसल से पैदावार प्राप्त करने के लिए किसान खेत की जुताई करता है। जुताई में ट्रैक्टर, बैलों, ऊंट तथा भैंसों से की जाती है। जुताई करने से मिट्टी ऊपर से नीचे की तरह अच्छी से मिल जाती है। पटेला से मिट्टी के बड़े बड़े कण को छोटा और समतल करने में मदद मिलती है। ऐसा करने से मिट्टी भुरभुरी होती है तथा नमी को स्थिर रखने में सहायता होती है। अब यह मिट्टी फसल को बोने के लिए तैयार मानी जाती है। कृषक अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए उन्नतशील बीज होते हैं, जैसे मक्का की उन्नत प्रजाति शंकर, गंगाटू, सकुल, मक्का, प्रभात, तरुण आदि।
आगे देखेंगे, यहाँ यह स्पष्ट करना है कि किसी भी फसल की खेती करने से निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान करना आवश्यक होता है। इसमें पहला पॉइंट है जलवायु, दूसरा है उन्नत जातियाँ, तीसरा है भूमि, चौथा है खेत की तैयारी, पांचवा है खाद तथा उर्वरक, छठा है बीज और बुआई, 7 नंबर है सिंचाई, 8 है खरपतवार नियंत्रण, रोग नियंत्रण, कीट नियंत्रण, कटाई, मड़ाई, उपज भंडारण और विपणन। तो इसमें देखेंगे हम जुताई है तो खेत की तैयारी से लेकर फसल के काटने तक सभी क्रियाएं कर्षण कहलाते हैं। कर्षण के लिए उपयोग में आने वाले यंत्र उपकरण कृषि यंत्र कहलाते हैं। आगे देखेंगे हम कर्षण के मुख्य यंत्र जैसे हल, कल्टीवेटर, हैरो, पटेला, रोलर हो, खुरपी, रेक यानी कुदाल तथा फावड़ा। आइए कृषि के कुछ यंत्रों की जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी हल बैलों द्वारा खींचे जाने वाला निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत है। तो आप देख सकते हैं ये चित्र बना है हल के बारे में। यानी हल है तो अपीठ हल, सपीठ हल। तो अपीठ में जो है डिस्क, देशी, मोलबोर्ड। अब मोलबोर्ड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं वो देखेंगे। तो साधारण अपीठ, मिडिल ब्रेकर, उत्क्रमणीय हल। अब आगे देखेंगे हम साधारण अपीठ बल के अंतर्गत एक हत्थे वाला हल यथा जैसे कि मेस्टन हल, प्रज्ञा तथा केयर हल, 2 हत्थे वाले भारी हल, पंजाब विक्ट्री, यूपी नंबर 2 हल। तो ये है। अब आप देखेंगे आगे अपीठ हल किसे कहते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो आप चित्र में देख सकते हैं ये अपीठ हल यानी वे हल जिन्हें जोतते समय हलवाने को पैदल चलना पड़ता है। हमारे देश में ऐसे ही हल का चलन है। अपीठ हल के उदाहरण यानी देशी हल, मेस्टन, केयर आदि हैं। तो आप चित्र देख सकते हैं ये है। आगे देखेंगे ये चित्र में आप देख सकते हैं शाबाश हल है, विक्ट्री हल है। आगे है मेस्टन। तो ये थे विभिन्न प्रकार के हल। अब आगे देखेंगे हम देशी हल व मिट्टी पलटने वाले हलों की जुताई में अंतर। तो अंतर देखेंगे देशी हल और मिट्टी पलट हल। तो इसमें पहला पॉइंट है यह हल मिट्टी को काटता है और पलटता नहीं है। या इसमें है यह मिट्टी को काटता भी है और उसे पलट भी देता है। यह अंग्रेजी के वी अक्षर के कूट का काटता है, यह अंग्रेजी के यल अक्षर के कूट का काटता है। इस हल से जुताई करने पर खेत की समतलता बिगड़ने का डर नहीं रहता, जबकि इस हल से जुताई करने से खेत की समतलता बिगड़ जाती है। अगला पॉइंट नंबर 4 है इस हल को खींचने में बैलों की कम खिंचाव पड़ता है, जबकि इसके द्वारा जुताई करने में बैलों की अपेक्षाकृत अधिक खिंचाव पड़ता है। 5 नंबर है इस हल से बुआई भी की जा सकती है। इस हल के पीछे बुआई नहीं की जा सकती जो कि मिट्टी पलट हल है। तो ये थे कुछ अंतर थे देसी हल और मिट्टी पलट हल में। आगे देखेंगे हम कुछ पॉइंट जान लेते हैं। देसी हल का भार 15 केजी तथा खिंचाव 70 से 80 केजी होता है। मेस्टन हल का भार लगभग 15 केजी तथा खिंचाव 80 से 90 केजी होता है यानी किलोग्राम होता है। प्रज्ञा हल का भार 18 केजी तथा खिंचाव 100 से 110 केजी होता है। वह हल का भार 15 केजी तथा खिंचाव 75 से 90 केजी होता है। शाबाश हल का भार 16 केजी से तथा खिंचाव 90 से 100 केजी होता है। तो ये थे केयर हल यानी केयर हल का पूरा नाम है को ऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलेटेड एवरी वेयर है। आगे देखेंगे हम कल्टीवेटर के बारे में जानेंगे यानी कानपुर कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर क्या है हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह यंत्र मिट्टी का विलोडन करने उसे भुरभुरी बनाता है और मिट्टी को पलटता नहीं है। कानपुर कल्टीवेटर, वाह कल्टीवेटर था, मैको मोर्मिक कल्टीवेटर आदि हैं। आगे देखेंगे हम हैरो के बारे में देखेंगे। आप हैरो देख सकते हैं चित्र के, तिकोनिया हैरो, लीवर हैरो। तो हैरो क्या है इसे हम जानते हैं। यह कल्टीवेटर के ही समान होता है।
परंतु कल्टीवेटर से बहुत अधिक कीलें होती हैं। खेत की पपड़ी तोड़ता है और खरपतवार को इकट्ठी करती है। आगे देखेंगे हम पटेला के बारे में जानेंगे। आप देख सकते हैं चित्र में, पटेला है। रबी की फसलों के लिए खेत तैयार करने में पटेला का विशेष महत्व है। इससे मिट्टी को समतल करना, ढेरों को तोड़ना, मिट्टी को चूर्णित करना, मिट्टी को दबाकर नमी को सुरक्षित करना, बोए गए बीजों को मिट्टी से ढकने का कार्य होता है। आगे है रोलर है। चलिए देखते हैं इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो रोलर का उपयोग जब खेत में बड़े बड़े ढेले पड़ जाते हैं और ऊपरी सतह में नमी कम रह जाती है तो ढेलों को तोड़ने के लिए उपयोगिता होती है। इससे मिट्टी भी समतल होती है। तो आगे देखेंगे हम लेवलिंग करहा, यानी भूमि को समतल करने के लिए यह यंत्र छोटे कृषकों के लिए उपयोगी यंत्र है। अगला है रैक या संकीर, यानी यह पंजे की शक्ल का एक हाथ का यंत्र है जिसमें एक लकड़ी या लोहे के टुकड़े के नीचे की ओर झुके हुए दांत लगे होते हैं। बांस अथवा लकड़ी का बना एक लंबा बैंटा इसमें लगा होता है जिससे पकड़कर खेत में घास आदि इकट्ठा की जाती है। तो आप चित्र की सहायता से देख सकते हैं, ये है चित्र की सहायता से आप देख सकते हैं। आगे देखेंगे हम हो क्या है। तो हो प्रायः उन्हीं सब कामों में प्रयुक्त होता है जिनके लिए कल्टीवेटर्स का प्रयोग होता है, लेकिन कृषकों के लिए वो अधिक सुगम यंत्र है। इसके दो कारण, एक तो ये यंत्र प्रायः हाथ से चलाए जाते हैं, दूसरी ये बहुत कम मूल्य में उपलब्ध हो सकते हैं। इनकी टूट फूट की मरम्मत भी गांव में बढ़ई या लुहार कर देते हैं। वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे शर्मा हेड हो, सिंह हेड हो या नैनो टाइप हो। आगे देखेंगे हम खुरपी के बारे में जानेंगे। तो आप देख सकते हैं चित्र की सहायता से खुरपी क्या है। तो कृषक का यह अत्यंत आवश्यक औजार है। इसका फार लोहे का और हत्था लकड़ी का बना होता है। खुरपी से घास छीलना, निकाई करना, गुड़ाई करना और सिंचाई के लिए प्रयुक्त सहायक यंत्र है। आगे देखेंगे हंसिया के बारे में जानेंगे। तो आप लोग जानते ही होंगे, चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यानी फसलों की कटाई के लिए मुख्य रूप से हंसिया का उपयोग किया जाता है। हंसिया दो प्रकार के होते हैं, साधारण और दांतेदार। तो आप देख सकते हैं वर्तमान में धान तथा गेहूं फसलों की कटाई कंबाइंड हार्वेस्टर से होने लगा है। यानी वर्तमान में धान तथा गेहूं की फसलों की कटाई कंबाइंड हार्वेस्टर से होने लगा है। तो आप चित्र में देख सकते हैं। आगे है कीटनाशक प्रयोग व पर्यावरण पर उसके प्रभाव। तो देखेंगे इसमें पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को मारने या उनसे बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। कीटनाशकों का प्रयोग धूल, पाउडर या तरल पदार्थ के रूप में किया जाता है। विभिन्न फसलों के विविध प्रकार के कीटनाशकों का उपयोग होता है। कीटनाशकों का उपयोग मिट्टी में मिलाकर खड़ी फसलों पर छिड़काव कर किया जाता है। अगला है कीटनाशकों का प्रयोग सदैव संतुष्ट मानकों के अनुसार ही किया जाना चाहिए, अन्यथा फसलों तथा मिट्टी पर कुप्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ मानव चलित उपकरणों से मनुष्य पर भी घातक प्रभाव पड़ता है। तो आगे देखेंगे हम प्रशिक्षुओं से किन्हीं कीटनाशक को बताने हेतु कहें, यानी कुछ कीटनाशकों के नाम निम्नवत हैं। इसमें पहला है मैलाथियानोल, दूसरा है मेटासिस्टोकॉस्ट, तीसरा है क्लोरोपाइरीफॉस, अगला है इंडोसल्फान, 5 नंबर है थायोडॉन, 6 है डाइमेक्रान, 7 नंबर है कार्बरिल, 8 है फेनवेलरेट, 9 है साइपरमेथ्रिन और 10 है इकालॉक्स। तो ये हैं कुछ कीटनाशकों दवाइयों के नाम हैं। आगे देखेंगे हम कीटनाशकों के अनुसंधान, यानी कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से बेशक हमारी पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, यानी मिट्टी तथा पौधों पर कीटनाशकों की मात्रा का उपयोग मिट्टी में एकत्र होती है जिससे मिट्टी
प्रदूषित हो रही है। मिट्टी केचुए यानी जिन्हें किसान का मित्र कहा जाता है, आज मिट्टी से गायब हो रहे हैं। मेढक, सांप तथा अन्य नग्न व सूक्ष्म जीव जंतु भी जल से गायब हो रहे हैं। प्रदूषित मिट्टी से जल के घुलने से भी जल प्रदूषित हो रहा है। साथ ही साथ वे कीटनाशक पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र को भी बिगाड़ते हैं, क्योंकि ये खाद्य श्रृंखला के माध्यम से पौधों व जंतुओं में भी पहुंचते हैं। तो आगे देखेंगे हम, आगे है इसमें अनेक कीटनाशक मनुष्य में कई प्रकार के विकार जैसे कई दस्त, चक्कर आना, पसीना निकलना, लार बहना, मांस व पेशियों से कंपन आदि होने लगता है। कुछ कीटनाशकों भोजन ककड़ी के माध्यम से मनुष्य में प्रवेश कर यकृत, विकृत तथा हृदय आदि की ऊतकों में विघटन, पक्षाघात तथा अन्य कारण भी उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे मानव जीवन संकट में घिरता जा रहा है। तो आगे देखेंगे हम, आगे है मृदा अपरदन संरक्षण, यानी मृदा अपरदन व संरक्षण कृषि विधियां कौन कौन सी हैं देखेंगे। इसमें खेतों की उपजाऊ मिट्टी उड़कर, यानी जो खेतों की उपजाऊ मिट्टी होती है वो वायु द्वारा उड़कर अथवा वर्षा के जल में बहकर किसी स्थान विशेष से हटकर अन्य स्थानों को जाती है। यह घटना भूमि अपरदन यानी सोलियर्सन अर्थात पानी और वायु के साथ मिट्टी के कटने, बहने अथवा उड़ने के ढंग को मृदा अपरदन कहते हैं। तो मृदा अपरदन के कौन कौन से कारक हैं, तो चलिए हम उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। मृदा अपरदन के मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। इसमें पहला कारक है जलीय अपरदन। इसमें वातीय अपरदन, भूस्खलन, सरिता तीर अपरदन, अतिचारण और वनोन्मूलन। तो जलीय अपरदन के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। पानी द्वारा भूमि के कटने बहने की क्रिया जलीय अपरदन कहते हैं। जल द्वारा 3 प्रकार के अपरदन होते हैं, यानी वर्त अपरदन पहला है, इसमें वर्त अपरदन, क्षुद्र सरिता अपरदन और अवनालिका अपरदन। तो आगे देखेंगे, आप देख सकते हैं ये चित्र के माध्यम से, यानी वर्षा बूंदों का सुरक्षित मृदा पर प्रभाव, रील तथा अवनालियों अपरदन, वायु द्वारा मृदा के कणों का स्थानांतरण। तो ये है। आगे देखेंगे भूमि संरक्षण। भूमि संरक्षण क्या है, यानी भूमि को विविध क्षरण शक्तियों द्वारा बहने कटने से बचाने और उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाने को भूमि संरक्षण कहते हैं। तो ये था भूमि संरक्षण। आप देख सकते हैं ये है वायु अपरदन तथा रेत के जो टीले हैं, यानी जो मिट्टियां उड़कर आती हैं वो इकट्ठा हुई हैं, चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो आगे देखेंगे हम, यानी भूमि संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए जो कृषि विधियां हैं ज्यादातर कारगर हैं। तो आगे देखेंगे हम, कारगर हैं इसके अंतर्गत मिट्टी में खाद तथा उर्वरक को मिलाना, गहरी जुताई, मल्य बनाना, शस्यावर्तन, कंटूर की खेती, पट्टीदार खेती, छज्जे पर खेती या सीढ़ीनुमा खेती, घास विज्ञानिक विधियां, खेतों में जानवरों के चरने पर नियंत्रण, वन रोपण और बांध बनाना। आगे है भूमि उद्धार। तो इसमें पहला देखेंगे हम खाद एवं उर्वरक मिलाना, यानी बार बार फसल उगाने से यह अपरदन के कारण मृदा में NPK, CAFE, EMG आदि तत्वों का ह्यूमस की कमी हो जाती है, यानी कम हो जाती है। अतः ऐसे खेतों की मिट्टी में कुछ रासायनिक उर्वरक की संतुलित मात्रा समय समय पर मिलाते रहना चाहिए, तत्वों की कम हुई मात्रा में पुनः पूरी हो जाए। यानी रासायनिक उर्वरकों में DAP, NPK, अमोनिया फॉस्फेट, पोटेशियम कैल्शियम नाइट्रेट, सुपर
फॉस्फेट तथा यूरिया आदि प्रमुख हैं। ह्यूमस की कमी पूरी करने के लिए खेतों में प्रयुक्त यानी खेतों में पौधों एवं जंतुओं के मृत अवशेष को सड़ाकर खाद के रूप में मिलाने से पूर्ति होती है। फार्म यार्ड यानी मैन्योर चौपायों के मल मूत्र, घास फूस और चारे के अवशेष द्वारा बनती है। कंपोस्ट खाद यानी पौधों एवं जंतुओं के अवशेष राख गड्ढों में बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त हरी खाद, खली की खाद ह्यूमस की पूर्ति के साधन है। तो आप देख सकते हैं ये है गहरी जुताई, यानी गहरी जुताई के बारे में आप देख सकते हैं। ये वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप देख सकते हैं। ये है, अगला है मल्च बनाना, उसके बाद है सस्यावर्तन, कंटूर की खेती। तो दोस्तों आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं, यदि हम इसको पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये है। आगे है कंटूर की खेती का ये चित्र है, आप देख सकते हैं ये। अगला है पट्टीदार खेती, ये इसका भी चित्र नीचे बना है, देख सकते हैं। आगे है सीढ़ी नुमा खेती, यानी इसकी खेती सीढ़ी नुमा की जाती है, इसे वेदिका भी कहते हैं। तो चित्र में आप देख सकते हैं सीढ़ी नुमा खेती। अगला है घास विज्ञानीय विधियाँ, तो आप देख सकते हैं ये खेतों पे चरने यानी जानवरों के चरने पर नियंत्रण कौन कौन से हैं। तो ये हैं, चारों तरफ से देखो इसमें तारों से बांधा गया है ताकि कोई जानवर अंदर घुस ना सके। वन रोपण है, तो देख सकते हैं आप वन रोपण के बारे में। आगे है यानी प्रयोग करके बताया गया है इसमें, देख सकते हैं आप। बांध बनाना दूसरा नंबर है, तो बांध कैसे बनता है। अगला है भूमि उद्धार, क्षारीय मिट्टी है। उसके बाद है लवणीय मिट्टी, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा। लवणीय मिट्टी के बारे में, मृदा में जल की कमी से घुलनशील लवण अधिक एकत्र होते हैं, जिसके कारण मृदा विलयन का परासरण दाब अधिक रहता है। जल वाष्पन के प्रभाव के कारण लवणों के कण मृदा की ऊपरी परतों में खिंचकर सतह तक पहुंचते हैं। ऐसी मृदा पर पौधे नहीं उग पाते, अतः इसे ऊषर या रेह या कलर आदि के नाम से पुकारते हैं। लवणात्मक मृदा में लवणशः पौधे जैसे सालसोला, टमेरिक्स, साल्वाडोरा आदि उगाए जाते हैं। लवणीय जो मृदा होती है उसको जल से पूरी तरह सींचते भी हैं, जिससे लवण निच्छालित होकर पुनः नीचे के स्तर पर पहुंच जाते हैं। इस तरह मृदा की सहायता कम रहती है। तो दोस्तों ये था डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का विज्ञान का चैप्टर 2 था। तो हमें दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।